कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गोजो को, जो अपने घर में आराम से बैठकर एक नया एनीमे देख रहा होता है। यह एनीमे उसे इतना पसंद आता है कि वह उसमें खो जाता है। अगले ही दिन वही एनीमे वह कीतागावा के साथ देखता है और मजे की बात यह कि कीतागावा को भी वह शो उतना ही अच्छा लगता है। तभी वह गोजो से कहती है, मुझे इस कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना है। यह सुनते ही गोजो तुरंत अपने काम में जुट जाता है। कीतागावा हंसते हुए जोड़ देती है, जब यह कॉस्ट्यूम तैयार हो जाएगा तो हम दोनों फोटोशूट पर चलेंगे। यह बात सुनते ही गोजो को पिछली बार का फोटोशूट याद आ जाता है, जो कीतागावा ने एक लव होटल में करवाया था और जहां कुछ हालात थोड़े अजीब हो गए थे। इस याद से वह थोड़ा झिझकते हुए कहता है, देखो, इस बार लोकेशन जो भी हो मुझे पहले से बता देना। कीतागावा आश्वासन देते हुए कहती है, चिंता मत करो, इस बार मैंने पहले से एक स्टूडियो तय कर रखा है। कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड वहां फोटोशूट कर चुकी है, देख लो। गोजो जैसे ही फोटो देखता है, उसे न सिर्फ कॉस्ट्यूम पसंद आता है बल्कि वह स्टूडियो भी। वह तुरंत कह देता है, ठीक है, हम वहीं चलेंगे। कीतागावा सहजता से ओके कह देती है और फिर पूछती है, कुछ खाना चाहोगे? गोजो हामी भरते हुए चॉपस्टिक की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह हंसते हुए रोक देती है, नहीं नहीं, यहां से नहीं, जो मैंने अपने मुंह में पकड़ा है वहीं से खाना होगा। यह सुनकर गोजो हल्का सा शर्मा जाता है और जैसे ही कीतागावा पास आने लगती है वह और भी घबरा जाता है। लेकिन आखिरी पल में कीता खुद ही चॉपस्टिक खा लेती है और हंसकर कहती है, मजाक कर रही थी। गोजो राहत की सांस लेते हुए कहता है, प्लीज इस तरह टीज मत किया करो, और वापस अपने काम में लग जाता है। तभी वहां नो आ जाती है, जो कीतागावा को काफी देर से ढूंढ रही थी। मिलते ही वह पूछती है, तुम यहां कब से हो? नीचे हम लोग हैलोवीन पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, चलो। कीतागावा गोजो को बाय बोलकर चली जाती है। नो, इन दोनों को इतने समय से साथ देखकर मन ही मन शक करने लगती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दृश्य बदलता है, कीतागावा ट्रेन में बैठकर घर लौट रही होती है। तभी उसके फोन पर गोजो का मैसेज आता है, आज शाम मेरे घर आना। इसे पढ़कर वह उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है गोजो ने डेट पर बुलाया है। मैं आपको बता दूं, कीतागावा के मन में गोजो के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन गोजो को इसका अंदाजा तक नहीं। खुश होकर जैसे ही वह गोजो के घर पहुंचती है, सच्चाई सामने आती है। यह डेट नहीं बल्कि कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए बुलावा था। गोजो ड्रेस ठीक न बनने के कारण टेंशन में बैठा था। कीतागावा मुस्कुराकर उसे दिलासा देती है, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। कीतागावा आउटफिट को बैलेंस करने के लिए एक आइडिया देती है, हम इसमें स्ट्राइप्स जोड़ सकते हैं। गोजो तुरंत जवाब देता है, लेकिन मैंने जितने भी बनी आउटफिट देखे हैं उनमें किसी ने स्ट्राइप्स का इस्तेमाल नहीं किया। इस पर कीतागावा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे उसकी टेंशन मत लो, मैं ऊपर से एक कोट पहन लूंगी ताकि किसी को पता ही न चले। काफी सोच विचार के बाद गोजो मान तो जाता है, लेकिन चेहरा साफ कह रहा होता है कि उसे यह आइडिया उतना जम नहीं रहा। फिर कीता कहती है, चलो अब शॉपिंग चलते हैं। दोनों बाजार पहुंचते हैं और एक दुकान में जाते हैं। गोजो जैसे ही दुकान के अंकल को आउटफिट के बारे में बताता है, अंकल सोच बैठते हैं कि यह कपड़े खुद गोजो पहनने वाला है। पहले तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर मन ही मन सोचते हैं, आजकल का समय बदल गया है, कोई भी कुछ भी पहन सकता है। वह मुस्कुराकर पूछते हैं, आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो आपके ऊपर परफेक्ट फिट हो? गोजो उनकी बात समझ ही नहीं पाता। तभी पीछे से कीतागावा आकर बातचीत में शामिल हो जाती है और अंकल को सारी बात समझ आ जाती है। वह तुरंत माफी मांगते हैं और सच्चाई बता देते हैं। यह सुनकर कीतागावा हंस पड़ती है और मजाक में कहती है, गोजो, मैं सच में तुम्हें बनी आउटफिट में देखना चाहूंगी। गोजो तुरंत इनकार कर देता है, कभी नहीं। फिर अंकल सवाल करते हैं, अरे तुम लोग इसमें स्ट्राइप क्यों डाल रहे हो? बिना स्ट्राइप भी यह बन सकता है।
चाहो तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। गोजो उनकी मदद लेने को तैयार हो जाता है। अंकल डिजाइन बनाकर दिखाते हैं और कहते हैं, अगर कुछ चीजें ऐसे ऐड कर दो तो आउटफिट बिना स्ट्राइप के भी अच्छा लगेगा। गोजो को यह सुनकर बुरा लगता है, क्योंकि वह पहले ही ऐसा आउटफिट बना चुका था, लेकिन उस समय उसे याद नहीं आया। वह खुद को कोसने लगता है। कीतागावा उसे समझाती है और अंकल भी कहते हैं, गलती हुई है, लेकिन इससे तुमने कुछ सीखा है। अब तो बेहतर आउटफिट बना सकते हो। यह बात सुनकर गोजो का मूड हल्का हो जाता है। घर पहुंचते ही वह तेजी से आउटफिट पूरा करता है और कीतागावा को ट्रायल के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद अंदर से कीतागावा की आवाज आती है, गोजो, यहां एक प्रॉब्लम है। गोजो फौरन दरवाजा खोलता है और देखता है कि आउटफिट पहनने पर उसकी पैंटी साफ नजर आ रही है। गोजो एकदम शॉक्ड रह जाता है। कीतागावा घबराकर कहती है, देखो, ये ड्रेस थोड़ी छोटी है, इसलिए अंडरगारमेंट विजिबल हो गए, लेकिन यह मेरे स्विमिंग सूट का हिस्सा है। तो ठीक है, अब बताओ आगे क्या करें? गोजो हाथ खड़े कर देता है, मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी बनी आउटफिट नहीं बनाया। कीतागावा नाराजगी में कहती है, मजाक बंद करो और सच सच बताओ। गोजो बस इतना कहता है, अभी दरवाजा मत खोलना। कीता और परेशान हो जाती है। सीन आगे बढ़ता है। गोजो आउटफिट को आखिरकार ठीक कर देता है। दोनों फोटोशूट के लिए स्टूडियो पहुंचते हैं और जगह देखकर खुश हो जाते हैं। कीतागावा ड्रेस चेंज करने जाती है और जाते जाते कहती है, गोजो, मैंने एक ड्रिंक ढूंढा है जिससे मेरा कोई भी बॉडी पार्ट विजिबल नहीं होगा। गोजो को यह सुनकर राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही वह ड्रेस बदलकर बाहर आती है, गोजो का रिएक्शन कुछ और ही होता है। सीन वहीं से आगे बढ़ता है। गोजो जैसे ही कीतागावा को आउटफिट में देखता है, उसकी नजर सीधे एक जगह पर अटक जाती है। थोड़ा हैरान होकर वह कहता है, एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई ट्रिक है, लेकिन तुम्हारा बॉडी पार्ट तो साफ दिख रहा है। कीतागावा हंसते हुए समझाती है, अरे ये जो तुम देख रहे हो, ये असल में एक कपड़ा है जो बिल्कुल स्किन जैसा दिखता है। तुम्हें बस ऐसा लग रहा है कि ये विजिबल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी सफाई के बावजूद गोजो के चेहरे पर शक साफ झलक रहा होता है। उसे अब भी लगता है कि कीतागावा के बॉडी पार्ट नजर आ रहे हैं। खैर, दोनों फोटोशूट शुरू कर देते हैं। कई पोज के बाद गोजो एक ऐसी फोटो खींचता है जिससे उसका ध्यान भटकने लगता है। उसी वक्त कीतागावा झुककर कहती है, चलो अब ये वाला पोज लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह झुकती है, गोजो की नजर फिर उसके बैक साइड पर पड़ती है और वह दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वह कहता है, रुको, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। कीतागावा हंसकर ओके कहती है और जोड़ती है, तुम्हें पता है, इसके नीचे मुझे कुछ अलग चीज पहननी है, जैसे कोई चैन वाली डिजाइन। गोजो को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी कीतागावा उसे ढेर सारी फोटो दिखाने लगती है, जिनमें लड़कियां बैक साइड से पोज दे रही होती हैं। गोजो हल्के हल्के कंफ्यूज और शर्मिंदा सा महसूस करने लगता है। वह कहता है, हाँ, देख रहा हूं। कीता मुस्कुराकर कहती है, तो बढ़िया, अब जब तुम्हें पता चल गया तो ठीक है। उसी समय उसे हैलोवीन पार्टी का ख्याल आता है और वह गोजो को भी इनवाइट कर देती है। गोजो मान जाता है। सीन कट होकर सीधे पार्टी वाले दिन पर आता है। सभी दोस्त मिलकर खूब फोटो खींचते हैं, फिर एक कराओके में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। नो गाना गा रही होती है, बाकी लोग गपशप में लगे होते हैं। कीतागावा गोजो से पूछती है, मैंने देखा तुम किसी भी फोटो में नहीं हो, चाहो तो हम दोनों साथ में क्लिक कर सकते हैं। गोजो बिना सोचे ना कह देता है। इसी दौरान बात निकलती है कीतागावा के ड्रेस और मेकअप की। एक लड़का गोजो से पूछ बैठता है, अगर तुम उसका ड्रेस बनाते हो तो मेकअप भी तुम ही करते हो ना? लेकिन तुम तो लड़के हो, मेकअप कैसे कर सकते हो? यह सुनते ही गोजो के मन में पुरानी याद ताजा हो जाती है। एक बार उसकी फ्रेंड ने
सिर्फ इसलिए रिश्ता तोड़ लिया था क्योंकि वह लड़कियों का मेकअप कर सकता था। वह सोचने लगता है कि शायद अब ये लोग भी उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन तभी एक और दोस्त बीच में बोलता है, ये कैसी सोच है? मेरा बड़ा भाई भी मेकअप आर्टिस्ट है। आजकल लड़के भी मेकअप कर सकते हैं। गोजो को यह सुनकर अच्छा लगता है और उस लड़के को भी बात समझ आ जाती है। फिर कीतागावा सबको बताती है कि गोजो के घर में हिना डॉल बनाई जाती है और उसी में मेकअप भी किया जाता है। यह सुनकर वह लड़का उत्साहित हो जाता है। वाह, मैं तो बचपन से हिना डॉल देखना चाहता था। अगली बार बनाओ तो मुझे जरूर बुलाना। गोजो मुस्कुराकर ठीक है कह देता है और जूस पीने लगता है। इसी बीच गाना गाते गाते नो अचानक सवाल पूछ देती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? गोजो इतनी अचानक सवाल सुनकर हड़बड़ा जाता है और मुंह में भरा जूस सीधे बाहर थूक देता है। और इसी शॉकिंग मोमेंट पर एपिसोड खत्म हो जाता है। हाय दोस्तों, आज हम माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 का पूरा रिकैप करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की मरीन और गोजो से कहती है कि उसने उन्हें कई बार साथ देखा है। बाकी क्लास के लोग भी बातचीत में जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ में बहुत समय बिताते हो। मरीन खुलकर जवाब देती है, हाँ, हम दोनों घूमने गए थे। तभी नोवा और बाकी दोस्त हंसते हुए बोलते हैं, अरे फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? इसके बाद नोवा थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछती है, सच सच बताओ, तुम दोनों डेट कर रहे हो या नहीं? गोजो तुरंत जवाब देता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी बीच गोजो के कपड़ों पर गलती से ड्रिंक गिर जाता है। वो कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ निकल जाता है और मरीन भी उसके साथ वहां तक जाती है, लेकिन बाहर ही रुक जाती है। बाहर खड़ी मरीन सोच रही थी, गोजो ने कितनी जल्दी मना कर दिया। बाकी लोग पूछ रहे थे और उसने बिना हिचक तुरंत कह दिया कि हम डेट नहीं कर रहे। क्या इसका मतलब है कि गोजो मुझे पसंद ही नहीं करता? उधर वॉशरूम में गोजो के दिमाग में भी ख्याल चल रहे थे, मरीन जैसी लड़की को मेरे जैसा इंसान कैसे डेट कर सकता है? थोड़ी देर बाद गोजो बाहर आता है और देखता है कि मरीन के पास दो लड़के खड़े हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, कहीं ये दोनों मरीन को परेशान तो नहीं कर रहे? तभी उनमें से एक लड़का मरीन की तरफ हाथ बढ़ाता है। गोजो को लगता है कि वो उसे मारने वाला है। वो तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी से उलझना है तो मुझसे उलझो। ये सुनकर दूसरा लड़का हैरान रह जाता है और कहता है, अरे भाई, तूने गलत समझ लिया, हम उसे मारने नहीं आए थे। हाथ बढ़ाने वाला लड़का भी चौंक कर बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं क्या करने वाला था? मरीन बीच में बोल पड़ती है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। असल में जब मैं सैलून जाती हूँ तो यही दोनों मेरे बालों का स्टाइल करते हैं। फिर वो बताती है कि वे उसे मार नहीं रहे थे, बल्कि थोड़ी डांट पिला रहे थे। तो देखो, सीन की शुरुआत होती है मरीन और गोजो के साथ। मरीन थोड़ी हंसी मजाक में गोजो से कह रही होती है कि शायद मैंने अपने बालों का ध्यान नहीं रखा और इतनी ठंड में भी ऐसा आउटफिट पहन लिया। इसी बीच पास में खड़े दो लोग उनसे बात करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन गोजो का मूड एकदम डाउन हो जाता है। मरीन उसे दिलासा देते हुए कहती है, अरे परेशान मत हो, वो लोग तुमसे नाराज नहीं थे, उल्टा वो तो तुम्हें भी हेयर कट के लिए बुला रहे थे। लेकिन गोजो का चेहरा फिर भी उतरा हुआ था। तभी मरीन अचानक मजाक में उसके टेडी वाले चेहरे पर किस कर देती है। गोजो चौंक कर पूछता है, अभी तुमने मुझे गाल पर टच किया ना? मरीन झट से इनकार कर देती है, लेकिन गोजो को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मरीन के चेहरे पर हल्की शर्म भी साफ झलक रही थी। इतने में मरीन को छींकें आने लगती हैं, लगता है ठंड लग गई थी। अगले दिन स्कूल में टीचर बताती हैं कि मरीन आज नहीं आएगी क्योंकि उसे तेज बुखार हो गया है। गोजो को तुरंत ख्याल आता है कि शायद हैलोवीन पार्टी वाले दिन के कपड़ों की वजह से ही उसे सर्दी लगी। वो मरीन को मैसेज करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। चिंता में डूबा गोजो ढेर सारा सामान लेकर सीधे मरीन के घर पहुंच जाता है। वहां वो कहता है, मुझे लगा तुम अकेली हो, तुम्हारे पास दवा और खाना होगा भी या नहीं, इसलिए सब ले आया। वो मरीन को पीठ पर उठाकर अंदर लाता है, उसे आरामदायक कपड़े पहनाता है, दलिया बनाकर खिलाता है और फिर दवा भी देता है। मरीन के चेहरे पर उस वक्त सुकून था। गोजो बर्तन धोने जाता है, लेकिन मरीन उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। गोजो उसे आश्वासन देता है, चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा।
थोड़ी देर बाद गोजो कहता है कि उसने फ्रिज में काफी सारा खाना रख दिया है और घर जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी डोरबेल बजती है। मरीन की कुछ सहेलियां मिलने आ गई हैं। गोजो घबरा जाता है कि अगर सबने उसे यहाँ देख लिया तो फिर से अफवाहें फैलेंगी कि दोनों डेट कर रहे हैं। इसलिए वो चुपके से बालकनी में जाकर छिप जाता है, जहाँ तेज हवा से उसे भी ठंड लगने लगती है। इसके बाद दोनों एक कॉस्प्ले इवेंट और फिर एक्वेरियम घूमने जाते हैं। मरीन को वहां का नज़ारा बेहद पसंद आता है। वो कहती है, पिछली बार तो पूरा टाइम फोटो खींचने में निकल गया था, इस बार अच्छे से एंजॉय करूंगी। घूमते घूमते गोजो को एक लड़की दिखती है जो कुछ ढूंढ रही थी। वो पूछता है, क्या ढूंढ रही हो? लड़की बताती है कि उसका स्कर्ट पिन खो गया है। इतने में मरीन आ जाती है और दोनों पहचान जाते हैं कि लड़की ने जिस कैरेक्टर का कॉस्प्ले किया है वो बहुत बढ़िया है। मरीन उसकी जमकर तारीफ करती है, कहती है कि यूनिफॉर्म में वो बेहद प्यारी लग रही है। फिर तीनों मिलकर पिन ढूंढना शुरू करते हैं और आखिरकार उसे ढूंढ लेते हैं। मरीन उसका नाम पूछती है, अमान्या। मरीन मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा नाम भी कितना क्यूट है। तो दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। अमान्या के मन में ये ख्याल आता है कि शायद गोजो और मरीन एक कपल हैं, लेकिन गोजो तुरंत साफ कर देता है, नहीं नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं और मैं मरीन के कॉस्ट्यूम डिजाइन करता हूँ। तभी मरीन अमा से पूछती है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम साथ में कुछ तस्वीरें ले सकते हैं। अमा मुस्कुराकर कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अभी जल्दी घर लौटना पड़ेगा। अगर ज्यादा देर हुई तो मेरा कॉस्प्ले इमेज थोड़ा खराब हो सकता है। जैसे ही वो माफी मांगकर जाने लगती है, गोजो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने सोचा था कहीं हमें भी ऐसी दिक्कत ना हो जाए, इसलिए सिलाई का किट अपने साथ लाया हूँ। लड़की मान जाती है, लेकिन गोजो थोड़ा असहज हो जाता है क्योंकि वो सीधे किसी लड़की के ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े ठीक नहीं कर सकता था। तभी अमा कहती है, हम तो लड़कों का ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। गोजो समझाता है, नहीं, ये रूल है, लड़के लड़कियों का और लड़कियां लड़कों का ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर अमा अचानक बोल पड़ती है, तुम्हें पता नहीं, मैं असल में लड़का हूँ। ये सुनकर गोजो और मरीन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आखिरकार वे ड्रेसिंग रूम जाकर कॉस्ट्यूम ठीक करने लगते हैं। गोजो सिलाई में व्यस्त था, वहीं बाहर मरीन इंतजार कर रही थी। तभी वहां सुजुका आ जाती है, वही फोटोग्राफर जिससे मरीन की पहली बार मुलाकात हुई थी और जिसने पिछली बार उसकी बेहतरीन तस्वीरें ली थीं। मरीन उसे देखकर खुश हो जाती है और धन्यवाद देते हुए कहती है, तुमने सच में बहुत शानदार पिक्चर ली थी। सुजुका पूछती है, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? मरीन जवाब देती है, गोजो अंदर किसी का कॉस्ट्यूम ठीक कर रहा है। सुजुका मरीन के आउटफिट को गौर से देखती है और तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारा कॉस्ट्यूम इतना अच्छा है कि अगर इसे देखने के लिए टिकट खरीदना पड़े तो मैं खुशी खुशी दूंगी। वो आउटफिट के हर डिटेल को बारीकी से समझाती है। ये देखकर मरीन उसे स्कर्ट का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाना चाहती है ताकि पता चल सके कि गोजो ने सिलाई कितनी खूबसूरती से की है, लेकिन सुजुका थोड़ा शर्मा जाती है और मना कर देती है। इसी बीच गोजो स्कर्ट ठीक करके बाहर आ जाता है। अमा बताती है, ये मेरा पहला कॉस्प्ले है और सच कहूं तो मैं काफी नर्वस था। मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोजो मुस्कुराकर कहता है, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तुमसे उम्र में भी छोटे हैं। गोजो को जिज्ञासा होती है, तुम कॉस्प्ले के लिए तैयारी कैसे करते हो? अमा कहती है, लड़कों के कैरेक्टर के लिए तो मैंने कई बार मेकअप किया है, लेकिन लड़कियों के लिए ये पहली बार है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी आंखें बड़ी दिखें। वो अपने कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताता है जिससे उसकी मर्दाना पहचान छुपी रहे। मरीन और गोजो उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद अमा अपना कॉस्प्ले वाला सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है। गोजो ध्यान से उसकी डिटेल्स देखता है ताकि कुछ आइडियाज अपने डिजाइन में जोड़ सके। अमा पूछता है, क्या तुम्हें इन फोटोज में कुछ अजीब नहीं लग रहा? गोजो गौर से देखता है और नोटिस करता है कि कुछ फीचर्स इतने परफेक्ट हैं कि लड़के के नहीं लगते। अमा हंसकर कहता है, ये सब असली है, कोई एडिटिंग नहीं। ये शॉप में आसानी से मिल जाता है, तुम चाहो तो खरीद सकते हो। वो उन्हें शॉप जाने का न्योता भी देता है। मरीन ये सुनकर बेहद उत्साहित हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आएगा तो उसके लिए भी तैयार रहें।
आज हम बात करने वाले हैं माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। यकीन मानो ये एपिसोड एकदम धमाकेदार है, मजा आने वाला है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अमानो इन दोनों गोजो और मरीन को एक खास कॉस्प्ले शॉप में लेकर आता है। और भाई ये कोई आम शॉप नहीं थी। यहाँ पर कॉस्प्ले की ए से जेड तक हर चीज मिलती है, छोटी मोटी चीज से लेकर बड़े बड़े प्रोफेशनल सेटअप तक सब कुछ। गोजो जैसे ही अंदर आता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये बूस्ट वगैरह कैसे काम करता है। तब अमानो हंसते हुए दिखाता है कि देख भाई, मैं ऐसे अपने फेक बूस्ट लगाता हूँ। और मरीन ये सुनकर और देखकर इतनी खुश हो जाती है कि बस चेहरे पर हंसी रुक ही नहीं रही थी। लेकिन मरीन की खुशी के बीच गोजो का ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा था। जैसे जैसे वो शॉप में आगे बढ़ते हैं, उनकी नजरें अलग अलग कॉस्प्ले आइटम्स पर टिकती जा रही थीं। विग्स, मेकअप किट्स, प्रॉप्स, हथियार, सब कुछ। फिर अमानो उन्हें समझाने लगता है, भाई ये सिर्फ मेकअप नहीं है, ये आर्ट है। ये हर छोटी डिटेल कॉस्ट्यूम को परफेक्ट बनाती है। यहाँ पर मेकअप से लेकर हर कॉस्प्ले एलिमेंट का सही इस्तेमाल सिखाया जाता है। गोजो भी एक्साइटेड होकर कहता है, यार मुझे मेकअप करना सिखा दो ना, खासकर वो चीजें जो लड़कियों का लुक कंप्लीट करती हैं, और वो बातें भी जो सबसे जरूरी होती हैं। अमानो कहता है, देख मैं कोई बड़ा गुरु नहीं हूं, लेकिन एक बात याद रख, आंखें, हाँ आंखों पर फोकस कर, क्योंकि लुक का आधा मैजिक वहीं से आता है। इसके बाद अमानो उसे बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरह के मेकअप ट्रिक्स बताने लगता है। टोनिंग, ब्लेंडिंग, हाइलाइटिंग, और बीच बीच में मजाक में कहता भी रहता है, भूल मत मैं लड़का हूं, लेकिन लड़की वाला मेकअप भी धांसू करता हूं। ये सुनकर मरीन और गोजो दोनों हंस भी देते हैं, लेकिन दिल ही दिल में इम्प्रेस भी होते हैं। मरीन यहाँ से कुछ आईब्रो और मेकअप आइटम्स खरीद लेती है, और गोजो खुश होकर कहता है, यार नई नई चीजें सीखने का मजा ही कुछ और है। लेकिन तभी मरीन उसे आवाज देती है, और गोजो वो तो अमानो की बातों में इतना खोया होता है कि सुनता ही नहीं, पूरा ध्यान मेकअप गुरु मंत्र पर लगा हुआ था। इसके बाद ये लोग दूसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं। गोजो एक अजीब सा प्रॉप देखता है और पूछता है, ये किस काम आता है? अमानो हंसकर कहता है, भाई ये तो घर पर भी बना सकते हो, हथियार जैसी चीजें हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बस क्रिएटिविटी चाहिए। आगे बढ़ते बढ़ते उनकी नजर विग्स पर पड़ती है। अमानो समझाता है, ये सिर्फ विग नहीं है, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हैं जो कैरेक्टर को असली जैसा बना देती हैं। वो खुद अपनी क्लिप निकाल कर दिखाता है, और गोजो हैरानी से पूछता है, अरे ये तो निकल भी जाती है। अमानो मुस्कुराकर कहता है, हाँ भाई ये सब डिटेल्स कॉस्प्ले को टॉप लेवल बना देती हैं। और यहीं से कहानी अगले मजेदार मोड़ की तरफ बढ़ती है। आई शैडो, लिप पेंट और तरह तरह के ब्रश, ये देख ये सब प्रोफेशनल मेकअप किट है, अमाने समझाता है। गोजो ध्यान से सुन रहा है, मानो उसके सामने कोई नई दुनिया खुल रही हो। मेकअप की क्लास। अमाने गोजो को बताता है कि कॉस्प्ले का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि डिटेल है, और डिटेल आती है मेकअप से। अगर तुम लड़कियों का मेकअप करना चाहते हो तो सबसे पहले आंखों पर फोकस करो, अमाने कहता है। आंखें ही वो जगह हैं जो कैरेक्टर में जान डाल देती हैं। मरीन बीच बीच में चीजें उठाकर देख रही है, आईब्रो पेंसिल, फेक लैशेस, ग्लिटर। उसकी खुशी देखकर लगता है जैसे कोई बच्चा टॉय शॉप में आ गया हो। गोजो इन सब चीजों को पहली बार छू रहा है, सीख रहा है, और उसकी आंखों में भी उत्साह साफ झलक रहा है। तीसरी मंजिल का सफर। अमाने कहता है, थर्ड फ्लोर पर चलो, वहां यूनिफॉर्म्स और बहुत सारी तैयार ड्रेसेस मिलेंगी। बाहर फोटो सेशन शॉपिंग खत्म होने के बाद तीनों बाहर आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। मरीन और अमाने आपस में एक कैरेक्टर पर चर्चा कर रहे हैं। मरीन अपने क्लब शूट के लिए स्किन पर टेपिंग करती है ताकि लुक और ज्यादा शार्प आए। लेकिन टेप ढीली हो जाती है और वो थोड़ी शर्माते हुए गोजो के पास आती है। जल्दी ठीक कर दो। गोजो ध्यान से टेप सेट करता है, लेकिन तभी दो लड़कियां आती हैं और अमाने से पूछती हैं, क्या हम तुम्हारे साथ फोटो ले सकते हैं? मरीन उन लड़कियों के कॉस्प्ले से बहुत खुश हो जाती है। अमाना हंसते हुए कहता है, देखो मैं लड़का हूँ, लड़की का कॉस्प्ले कर रहा हूँ, फिर भी लोग फोटो लेंगे। लड़कियां उत्साह से कहती हैं, बिल्कुल। गोजो कैमरा उठाकर तस्वीरें लेने लगता है और मरीन थोड़ी दूरी से ये सब देखती है। कार में वापसी। फोटो सेशन के बाद चारों कार में लौटते हैं। मरीन अमाने से पूछती है, तुम इतना परफेक्ट कॉस्प्ले कैसे कर लेते हो? क्या ये तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है? अमाना सिर हिलाकर कहता है, हाँ, लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं। फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है।
हाई स्कूल के दिनों में उसकी बहनों ने पहली बार उसका मेकअप किया था और उसे एक कंपटीशन के लिए लड़की के कैरेक्टर में तैयार किया था। जब उसने आईने में खुद को देखा तो वो चौंक गया। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। बहनों ने इतना अच्छा मेकअप किया था कि वो सच में लड़की जैसा दिख रहा था। उसी दिन से उसे कॉस्प्ले से प्यार हो गया। उसकी फैमिली ओपन माइंडेड थी, लेकिन स्कूल में उसे तंग किया जाता था। उसकी पतली लड़कियों जैसी आवाज पर लोग हंसते थे। वो अपनी आवाज से खुद भी नाखुश था। कड़वा अनुभव। कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन जब उसने अमाने के कमरे में ढेरों लड़कियों के कपड़े देखे तो उसने गलत समझा। सोचा कि वो पहले से कई रिश्तों में रहा है। जब अमाने ने सच बताया कि ये उसके कॉस्प्ले के कपड़े हैं तो वो नाराज हो गई। उसने कहा, ये सब कूड़ा है, इसे फेंक दो। अमाने के लिए ये झटका था, लेकिन उसने ठान लिया, मैं अपना शौक नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। कहानी सुनकर मरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमाना हंसकर कहता है, रो मत, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। मरीन कहती है, उसने ये नहीं समझा कि ये आउटफिट तुम्हारे लिए कितने इमोशनल हैं। अमाना उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। और इस तरह ये सफर सिर्फ कॉस्प्ले की खरीदारी नहीं था, बल्कि एक दोस्त के दिल को जानने और उसके संघर्ष को समझने का मौका था। वो बताता है कि ये उसका जुनून है जिसे वो कभी नहीं छोड़ सकता, भले ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ने को कहा था। इस हॉबी से उसे आत्मविश्वास और खुशी मिलती है, जिससे वो खुद से प्यार करने लगा है। जब उसने पहली बार गोजो और मरीन को अपने कॉस्प्ले के बारे में बताया तो उसे लगा था कि एक लड़का होकर लड़कियों वाला किरदार निभाने पर वे उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोजो ये सुनकर भावुक हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि वो उस पर क्यों हंसेगा, वो तो उसके साहस और आत्मविश्वास से हैरान है। लड़का बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार उसे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने उसका सम्मान किया है। वो कहता है कि आज तक उसे सिर्फ ताने और अजीब बातें ही सुनने को मिली थीं। वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और एयरपोर्ट पर उनसे ये वादा करके चला जाता है कि वे जल्द ही किसी नए इवेंट में मिलेंगे। मरीन ये देखकर कहती है कि वो लड़का काफी हैंडसम था। अगले सीन में गोजो अपने घर पर खाना बना रहा होता है और अपने दादाजी को देता है। इसके बाद वो मरीन के एक मैगजीन फोटोशूट में जाता है। वहां मरीन की असिस्टेंट्स बातें कर रही होती हैं कि पॉपुलर लोग अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाते हैं। तभी एक फोटोग्राफर गोजो को टोकता है और पूछता है कि क्या वो अकेला ही सारा काम कर रहा है। गोजो ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन तभी एक असिस्टेंट उसे टोकती है और कहती है, तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो, उसे हमारी मैगजीन के लिए मॉडल बनने को कहो। गोजो ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो तुरंत ये साफ करता है कि वो मरीन का बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कुछ मनगढ़ंत बातें बनाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ पैसे के लिए है, लेकिन वो असिस्टेंट ये सुनकर उलझन में पड़ जाती है। शाम को फोटोशूट खत्म होने के बाद मरीन बहुत खुश होकर आती है। गोजो उसे देखकर थोड़ा शर्मा जाता है। मरीन एक बर्थडे पार्टी की बात करती है जिस पर गोजो मान जाता है। जब वे दोनों वहां से चले जाते हैं तो वो असिस्टेंट सोचती है कि वे दोनों बर्थडे मनाने साथ जा रहे हैं। इसका मतलब वे जरूर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। अगले ही पल असिस्टेंट को याद आता है कि उस दिन मरीन का बर्थडे नहीं है। उसे लगता है कि शायद उस लड़के का यानी गोजो का जन्मदिन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये जन्मदिन शिजुका का होता है, जिसने कॉस्प्ले इवेंट में एक किरदार निभाया था। सभी लोग मिलकर शिजुका का जन्मदिन मनाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। गोजो थोड़ा नर्वस है और सोच रहा है कि मरीन शूट के दौरान कितनी मैच्योर लग रही थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल बचकानी हरकतें कर रही है। एपिसोड के अंत में सभी मिलकर केक काटते हैं और जमकर सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी का अंदाज पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे स्कूल के टीचर से। वो क्लास में आकर बताते हैं कि अब से हम स्कूल में रशियन टैलेंट इवेंट मनाने वाले हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही पूरी तैयारी में हिस्सा लेंगे। हमारे पास कुल 2 हफ्तों का समय है और हर कोई मेहनत करेगा। टीचर यह भी साफ कर देते हैं कि लड़कों को भी बराबर मदद करनी होगी। काम के लिए टाइम मिलेगा, सुबह के ब्रेक के बाद, लंच के बाद और स्कूल खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत। हाँ,
लेकिन अगर स्कूल के टाइम के बाहर भी कोई बच्चा इस काम में लगा रहा तो उसके पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। क्लास में एक लड़का पूछ बैठता है, पॉइंट्स क्या? तभी एक लड़की समझाती है कि अब नया रैंकिंग सिस्टम आया है, हमें अपनी क्लास को पहले स्थान पर लाना है। हर कस्टमर जो हमारे बूथ पर आएगा वो हमें पॉइंट देगा और अगर हम नियम तोड़ते हैं तो पॉइंट कट जाएंगे। ये सुनकर पूरी क्लास में जोश आ जाता है, सब चीयर करने लगते हैं। फिर टीचर बताते हैं कि कल्चर फेस्टिवल सिर्फ 2 दिन बाद शुरू होगा और उसके साथ साथ एक और इवेंट भी होगा, ब्यूटी पार्लर कंपटीशन। इस कंपटीशन में जो लड़की पहले स्थान पर आती है उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। सबकी नजर तुरंत मरीन पर जाती है। सब कहते हैं तुम ही भाग लो। टीचर एक मजेदार ट्विस्ट बताते हैं, इसमें लड़कियां लड़कों का कॉस्प्ले करेंगी और लड़के लड़कियों का। मरीन तो खुशी से उछल पड़ती है, कॉलेज में भी कॉस्प्ले, मैं तो पक्का भाग लूंगी, और तुरंत अपना नाम लिखवा देती है। फिर सब मरीन से पूछते हैं तुम किस कैरेक्टर का कॉस्प्ले करोगी? मरीन सोच में पड़ जाती है, मैं लड़के का कॉस्प्ले करूंगी तो कौन सा चुनूं? थोड़ी देर में वो एक नाम बोल देती है, रॉय। ये नाम सुनकर गोजो और बाकी सब चौंक जाते हैं क्योंकि रॉय का कैरेक्टर काफी पॉपुलर और प्रोफेशनल लेवल का है। तभी एक लड़की मरीन से पूछती है तुम रॉय का कौन सा आउटफिट पहनने वाली हो? मरीन एक खास सीन का नाम लेती है और सुनते ही मुकामी जोश में चिल्ला पड़ती है, अरे वो वाला सीन। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां एक लड़का वही सीरीज देख रहा होता है और इमोशनल होकर रो पड़ता है। उसकी टीचर आकर उसे समझाती है और गुड लक कहती है। वापस प्रेजेंट में आते हैं, मरीन क्लास के बीच में चिल्लाती है, गोजो तुम मेरे साथ हो ना ये आउटफिट बनाने में? सबके चेहरे पर हैरानी, गोजो ही क्यों? तभी कोई बताता है क्योंकि मरीन के सारे कॉस्प्ले के कपड़े गोजो ही बनाता है। सीन कट होता है, गोजो के पास ब्लूप्रिंट है और वो सोच रहा है कि ये सूट कैसे तैयार होगा। हेयर स्टाइल से लेकर आंखों के खास डिटेल तक वो मरीन को बताता है, तुम्हारे मेकअप के लिए मुझे एंड्रोजिनस टाइप चाहिए, इससे चेहरा स्लिम लगेगा, आईब्रो थोड़ी मोटी और लुक नेचुरल रहेगा। मरीन हंसकर कहती है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनल कॉस्प्ले एकदम परफेक्ट बनेगा। फिर वो कहती है, चलो फ्लावर शॉप चलते हैं। गोजो जवाब देता है, लेकिन जिस फूल की तुम बात कर रही हो वो बहुत महंगा है, एक पीस 1000 येन। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है फूल खरीदने के सीन से। मरीन और गोजो डिस्कस कर रहे होते हैं कि जिस फूल की जरूरत है वो 1000 येन का है। तभी मरीन कहती है, अरे यहाँ तो हमें 100 येन में मिल जाएगा और ऊपर से पेंट कर देंगे तो हूबहू वैसा ही दिखेगा। इसके बाद मरीन एक और बात छेड़ देती है, गोजो तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन राय काफी लंबी है और मुझे भी उतना लंबा दिखना पड़ेगा, इसलिए मैं हाई हील्स पहनने वाली हूँ। तभी गोजो राय के बारे में बताने लगता है, असल में राय एक लड़की है जो लड़के का कॉस्प्ले करती है, यानी कॉस्प्ले के अंदर कॉस्प्ले। वो आगे बताता है, राय बहुत प्यारी और सलीकेदार है, क्लास की प्रेसिडेंट भी बनी थी क्योंकि सबने चाहा था। वो शोहरत की भूखी नहीं थी और न ही बेवजह अटेंशन चाहती थी। गोजो राय की ढेर सारी बातें बताता जाता है। फिर मरीन के फिगर के बारे में तकनीकी बातें करने लगता है, देखो मैं ड्रेस बना सकता हूँ लेकिन तुम्हारी कमर का कुछ हिस्सा बदलना मुश्किल है, अगर वैसा होता तो और बढ़िया बन सकता था। ये सुनकर मरीन शर्म से लाल हो जाती है और गोजो पूछता है, अरे क्या हुआ? मरीन जल्दी से टाल देती है, कुछ नहीं, हमारे पास 2 हफ्ते हैं, कुछ न कुछ कर लेंगे। गोजो उसे सचेत करता है, समय कम है क्योंकि मुझे कल्चरल फेस्टिवल की सजावट में भी मदद करनी है, ड्रेस को उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। वो उदाहरण देता है, जैसे शिजुका सान का यूनिफॉर्म बनाने में भी काफी मेहनत लगी थी, लेकिन अब उतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। ये सुनकर मरीन थोड़ी चौंक जाती है। सीन बदलता है, गोजो आगे आगे चल रहा होता है, मरीन पीछे पीछे। मरीन अचानक कहती है, गोजो ये यूनिफॉर्म मैं खुद बनाऊंगी। गोजो बिना हिचक कह देता है, ठीक है। वो सारा मटेरियल मरीन को दे देता है और कहता है, अगर किसी चीज में परेशानी हो तो मुझे कॉल करना, और अगर मैं न मिलूं तो उसामी को फोन कर लेना, वो इसमें माहिर है। गोजो पूछता है, क्या तुम सच में कर पाओगी? मरीन थोड़ी घबराती है लेकिन जवाब देती है, हाँ सब संभाल लूंगी। सीन कट होता है, मरीन शॉपिंग करके लौट रही है और खुद से कह रही है, गोजो के साथ शॉपिंग करना मजेदार होता है लेकिन आज वो नहीं है और मैं बोर हो रही हूँ। दूसरी तरफ गोजो भी परेशान है, फूल, मरीन की ड्रेस और स्कूल, तीनों काम उसके सिर पर हैं। क्लास में गोजो एंट्री करता है, शोरगुल हो रहा होता है लेकिन वो आते ही सब शांत हो जाते हैं। एक दोस्त पूछता है, और गोजो भाई कैसे हो? गोजो बताता है कि वो इंटीरियर डेकोरेशन पर काम कर रहा है। दोस्त जवाब देता है, तुझे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब उसे मोटिवेट करने लगते हैं, तू सब कर लेगा। फिर कोई पूछता है, मरीन कहाँ है? गोजो बताता है, कपड़ों की शॉपिंग पर गई है। तभी सब जोर से कहते हैं,
तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी जाके उसकी मदद कर। गोजो फटाफट निकल पड़ता है और मरीन को फोन करता है। तुम कहाँ हो? मरीन जवाब देती है, स्टेशन पर। गोजो कहता है, वहीं रहो, मैं आता हूँ, साथ में शॉपिंग करेंगे। नेक्स्ट सीन, दोनों शॉपिंग में मस्त हैं। एक शख्स आता है और कहता है, आज तो तुम दोनों काफी खुश लग रहे हो। गोजो सब समझा देता है और वो शख्स इन्हें एक खास फैब्रिक दिखाता है जो दोनों को बहुत पसंद आता है। ये देखकर दोनों की खुशी दोगुनी हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए पीस आउट।